तो पिछले काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि लगातार जो आवाम है इजराइल की नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है, लेकिन अब और ज्यादा गुस्सा इन लोगों में देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा सख्ती का रुख इख्तियार करते हुए ये तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बर्खास्त किया जाना चाहिए नेतन्याहू को और जल्द से जल्द चुनाव भी कराए जाने चाहिए। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा मेजर जनरल राजन जेके बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि कर्नल टीपी त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत खैर मकदम है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले यूके देवनाथ जी आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जो आवाम है इजराइल की, नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर है, लेकिन अब और ज्यादा मुखालफत उनकी देखने को मिल रही है और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है या तो उन्हें बर्खास्त किया जाए या फिर इंतखाबात जल्द से जल्द करवाए जाए। किस तरह से आप इसे देखेंगे? जी हाँ जायरा जी, इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जो खिलाफत है, मूवमेंट है, वो बढ़ती जा रही है। शुरू से ही इजराइल में वो प्रॉब्लम में थे। 2019-2020 में उनके विरुद्ध अलग अलग इजरायली कोर्ट में काफी सारे केसेस दायर हुए थे। करप्शन के केस थे, फ्रॉड एंड चीटिंग के केस थे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस थे। वो किसी तरह से इन केसेस से बचाते एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने में सक्सीड हो गए। गौरतलब बात यह है कि उनकी जो पार्टी है, लिकुड पार्टी, वो एक माइनॉरिटी पार्टी है और नेसेट में उसको बहुमत बस किसी तरह से कुछ एक्सट्रीम राइट विंग लोगों के साथ और कुछ छोटे छोटे अरब दलों के साथ मिलकर उन्होंने अपने को पावर में रखा हुआ है। उनके विरुद्ध बहुत बड़ा एक प्रेशर आ रहा है जुडिशियरी से भी, क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं पिछले 2 साल से वो लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशियरी की पावर कम कर दें। इससे उनके देश का जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है और खासतौर से जो इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो नेतन्याहू के विरुद्ध चले गए हैं और वो चाहते हैं कि नेतन्याहू को इसलिए भी बर्खास्त किया जाए क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी का जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है जुडिशियरी, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो पिछले 4 महीने से इजराइल में उनके विरुद्ध कुछ लोग इसलिए भी चले गए हैं कि 7 अक्टूबर में जो हमला हुआ वह नेतन्याहू को उसके लिए जिम्मेवार समझते हैं। पिछले हफ्ते एक सर्वे कराया गया जिसमें 76% लोगों ने कहा कि अगर फिर से इलेक्शन हुए तो वो नेतन्याहू के लिए वोटिंग नहीं करेंगे। और तो और 44% लोगों ने तो ये भी कहा कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उस फेलियर के लिए नेतन्याहू डायरेक्टली जिम्मेवार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो बंधक हैं, करीबन समझिए 132 बंधक अभी भी इजराइल के हमास के हाथ में हैं। इनको छुड़ाने में नेतन्याहू कामयाब नहीं हुए हैं। ये कामयाबी चाहे नेतन्याहू बातचीत करके करें या ये कामयाबी नेतन्याहू हमास के ऊपर बॉम्ब गिराकर करें या अपने कमांडो और शिन बेट की मदद से एक रेड डालकर इनको छुड़वाएं, तीनों में ही वो नाकामयाब रहे हैं। तो ये जो बंधक हैं, इनके रिलेटिव्स, इनके जो फ्रेंड्स हैं और एक इजराइल का जागरूक जो नागरिक है, वो चाहते हैं कि शायद नेतन्याहू को अब लड़ाई से थोड़ा अपना ध्यान कम करना चाहिए, बमबारी पर अपना ध्यान कम करना चाहिए और बातचीत की तरफ अग्रसर होकर कम से कम ये 132 बंधक हैं, इनको छुड़वाना चाहिए। जी जरा जी। जी बिल्कुल, यरगमालियों को छुड़वाने के लिए कुछ अहम कदम जरूर उठाने चाहिए यहाँ पर, और इसी वजह से लोगों का गुस्सा भी लगातार बढ़ता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर जेके बंसल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? लोगों का गुस्सा जैसे कि बढ़ रहा है, आवाम अब काफी आक्रोशित यहाँ पे दिखाई दे रही है नेतन्याहू के खिलाफ। आगे क्या कुछ ऐसे में हो सकता है अगर यही हालात बने रहे तो? देखिए, गुस्सा तो लोगों का काफी है। एक फैमिली मेंबर जिनके मारे गए हैं, शिविर स्काई, उन्होंने कहा है कि जो मेरे ब्रदर की डेथ हुई है वो इजराइल की फौज के द्वारा हुई, और 3-4 ऐसे केस हुए हैं जिसमें कि इजराइल की फौज ने ही डायरेक्ट उनको मार दिया गया है, जो बंधक। अब इस चीज को कैसे सहन करेंगे? तो उनका कहने का मतलब सबका यह है कि लड़ाई से ये मामला खत्म नहीं हो सकता। और जो मैं भी एक लॉजिक से बाहर की बात है कि जब बंधकों के साथ जो है वो हमास के लोग हैं और उनके ऊपर बमबारी हो रही है, तो वो उनको कैसे बचाया जा सकता? और उनका कुछ पता ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं है। कोई हवाई जहाज नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है जहां पे वो कमांडो भेज के उसको निकालो। और जो है, तो इस तरह से जो बमबारी हो रही है उससे कोई फायदा नहीं है।
और तो और इजराइल के लोग भी ये कहते हैं कि जी वी डोंट वांट दैट जो ब्लड लाइफ ऑफ पैलेस्टीन मैटर्स, तो लड़ाई कोई नहीं चाह रहा, आम जनता नहीं चाह रही है। तो इसलिए इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है। तेल अवीव में जो अभी या हाइफा या सारे वर्ल्ड उनका जो कंट्री है वहां पे अभी प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और प्रोटेस्ट का काफी प्रेशर है। और अभी जो है अमेरिका भी नेतन्याहू से खुश नहीं है। हालांकि जो है अब जो नेतन्याहू अभी दूसरी स्टोरी बताते हैं, वो ब्लेम कर रहे हैं कतर को, जॉर्डन को, मिस्र को। कतर को ये कहते हैं जी आपके पास में जो है हमास के लोग रहते हैं और आप वहाँ इससे ठीक से पैरवी नहीं कर रहे। जॉर्डन के जो किंग हैं उन्होंने तो इनसे बात करने के लिए मना कर दिया। अभी तो बाइडेन भी इनसे बात करने को तैयार नहीं है, और मिस्र के जो हैं वो भी इनसे बात करने को तैयार नहीं है। मिस्र ने ये कहा है कि जो सारे बॉर्डर गाजा के हैं वो इजराइल के पास में है, लैंड के 6 में से 5 बॉर्डर है और अपना ये समुद्री मार्ग है। तो वो कहते हैं जो राफा बॉर्डर है उसका भी कंट्रोल हमको दे दो, जिसको कि इजिप्ट देने को तैयार नहीं है। और ये जो कहा जा रहा है, अभी एक चीज और भी निकल के आ रही है कि जो लोग वहां से जा रहे हैं वहां कुछ ब्रोकर लगे हुए हैं जो रिफ्यूजी हैं उनसे पैसे लेते हैं, जो काफी डॉलर्स लेकर के उनको बॉर्डर पार करा रहे हैं। तो स्थिति बहुत वहां पे खराब है, और खराब होने के नाते से ये इससे कोई, अमेरिका ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अभी तक जो हमास की 80% टनल्स बाकी बची हुई हैं, और जो इजराइल दावा करता है कि उन्होंने टनल को नस्ते नाबूद किया, वो नहीं है। और ये पॉसिबल नहीं है कि इजराइल हमास को खत्म कर पाए, वो नहीं कर पाएगा। आज हमास के स्लीपर सेल्स हैं तो वो एक्टिव होकर के, तो अब ये नेतन्याहू को और इजराइल की फौज को समझना चाहिए कि ये मामला जो है वो बातचीत से ही सुधर सकता है, न कि किसी युद्ध से। और यहाँ तक भी सुनने को आया था जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको भी सैक कर रहे थे जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, लेकिन उन पर जब प्रेशर पड़ा तो उनको वो सैक नहीं कर पाए। तो इस समय जो है वो किसी ने कोई वर्ड यूज किया है कि इज लाइक ए लूज कैनन, मतलब जो अभी नेतन्याहू है। तो इस वजह से ये चीजें, और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने के बाद वो ये और ज्यादा घातक हो गए, और ज्यादा इन्होंने जोर से बमबारी कर दी। इंटरनेशनल कोर्ट तो कुछ कर नहीं रहा, और इसी तरह से अभी जो फंडिंग भी बंद कर दिया जो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एजेंसी है, तो क्योंकि ये अभी कुछ ये भी पता लगा है कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एजेंसी के कुछ मेंबर्स जो वो 7 अक्टूबर के उसमें थे इन्वॉल्व। तो अभी कनाडा, फ्रांस जो है वो लेटेस्ट है, काफी कंट्री अमेरिका ने उनको फंडिंग करनी बंद कर जी बिल्कुल। और इसी वजह से देखिए कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने फंडिंग भी उनको बंद कर दी है। बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो मुजाहिरा लगातार लोग कर रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल में सड़कों पर उतरे हुए हैं, इससे कितना नुकसान नेतन्याहू को हो सकता है? देखिए, मैं इसे देख रहा हूँ रीजन के बेसिस पर, लॉजिक के बेसिस पर, समन्वयता के बेसिस पर। 2 पॉइंट आपने उठाए कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 2 तरह का दबाव है। एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट पार्शियल, और दूसरा उनका इंटरनल उनकी आवाम की आवाज। अब सबसे पहले इंटरनल आवाम की आवाज की बात करता हूं मैं। मुझे ये बताइए कि क्या स्पेन के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां नहीं निकली? क्या ईरान में नहीं निकली? क्या इंग्लैंड में नहीं निकली? क्या नीदरलैंड में और नॉर्वे के अंदर ये प्रदर्शन नहीं हुए? और तो और क्या अमेरिका में प्रदर्शन नहीं हुए? तो क्या वहां के राष्ट्राध्यक्षों को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या वहां दोबारा इलेक्शन कराना चाहिए? क्या किसी देश की, किसी मुल्क की नीतियों का निर्धारण सड़क के ऊपर होता है? यह निर्धारण होता है पार्लियामेंट में, संसद में। एक बात। इसमें दूसरा पॉइंट कि 2 साल में 5 बार छोटे बड़े इलेक्शन इजराइल में हुए, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में माना जाता था कि इजराइल में सब एक हो जाते हैं। अगर किसी वजह से नेतन्याहू को बदल भी दिया जाए और कोई दूसरा व्यक्ति आता है, जो कहा जा रहा है कि जो बेनी गेट्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, अगर वो आ भी जाते हैं तो क्या वो हमास के ऊपर युद्ध बंद कर देंगे? क्या वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि इजराइल के लिए एक कांस्टेंट खतरा बना रहे? और एक बात,
हमास के लिए तो उन्होंने ऑलरेडी 2 महीने के सीज फायर का एक प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? इजराइल ने रखा था। अभी हाल में किसने गिरा दिया? हमास ने मना कर दिया। अब बातचीत के लिए कोशिश ना की हो तो बताओ। और तीसरी बात इसी के अंदर ये कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसकी जो मान्यता है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन्स है, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है। और कई सारे ऐसे उदाहरण मिले हैं। क्या ये उदाहरण नहीं मिला था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड चाइना के अंदर कंप्रोमाइज हो गए थे? और क्या ये नहीं मिला कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जब अपना जो भी इंटरिम जजमेंट दिया, उसमें हमास के बारे में नहीं बताया गया कि हमास ने कैसे जो अटैक किया उसका जिक्र नहीं किया गया। और अब भी जब ये पता लगा है कि यूएनओ के ही जो ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क एजेंसी, यानी कि UNRWA, उसके 50 से 60 लोग उस अटैक में शामिल थे जो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर किया। बताइए, इससे बड़ी कंप्लिसिटी कुछ हो सकती है? अब जो ऑर्गेनाइजेशन कंप्रोमाइज हो, जो निष्पक्ष ना हो, जो इजराइल के खिलाफ हो, उसकी बात को कैसे माना जाए? और अब इन दोनों बात, यानी कि जो ICJ कह रहा है, जो UNO कह रहा है, वो भी करेक्ट नहीं है। और जो इंटरनल धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके ऊपर भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो फिर ये सोच के देखिए, नहीं एक पॉइंट और है, फिर ये सोच के देखिए कि इस जो हमास ने किया, उस हमास की वजह से किसने किया, और जो उसकी वजह से हिजबुल्लाह ने किया, और जो हुती ने किया रेड सी में, उसकी वजह से केवल इजराइल नहीं, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुई है। जो रेड सी में और अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में व्यापार के ऊपर एक किस्म से एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा है, पूरी दुनिया किसकी वजह से तबाह हुई? क्या इजराइल ने तबाह किया उन्हें? क्या उनके व्यापार को इजराइल ने कम किया? और एक तुम्हें बात बताता हूँ, जो अरब वर्ल्ड है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वो भी नहीं चाहता इनको। उनसे कहता रहेगा कि हाँ मुस्लिम ब्रदरहुड है, अदरवाइज उनकी इकोनॉमी भी खराब हो रही है। और खास तौर से लेबनान, जॉर्डन और इजिप्ट, इनकी इकोनॉमी तो जमीन के ऊपर आ गिरी है। सऊदी अरबिया इस बात से दुखी। तो मैं समझता हूँ कि इन धरने प्रदर्शनों का कोई मतलब नहीं है। नेतन्याहू अकेले कई फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं और एक इफेक्टिव रहे हैं, लिहाजा उनको ऐसे प्रदर्शनों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जी देखिए, अब आगे क्या कुछ वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये अहम हो जाएगा यहाँ देखना, क्योंकि जो वहाँ की आवाम है कहीं ना कहीं उनके खिलाफ खड़ी होती दिखाई दे रही है। और क्या इसका उन्हें नुकसान होगा या नहीं होगा, वक्त के साथ ये साफ होगा। क्योंकि देवनाथ जी, आपको क्या लगता है, क्या जिस तरीके से लोग यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा लगातार कर रहे हैं, इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या नेतन्याहू पर, उनकी स्ट्रैटेजी पर? क्योंकि इलेक्शन अभी 2 साल बाद होने हैं और लगातार लोग मांग कर रहे हैं इलेक्शन यहाँ पे करवाने की। तो क्या ये मुमकिन है कि पहले इलेक्शन करवाए जा सके? जयरा जी, अभी तो वहां पर फिलहाल वॉर कैबिनेट है जी। जब तक वॉर कैबिनेट है तब तक तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वॉर कैबिनेट को तोड़ा नहीं जा सकता, हिलाया नहीं जा सकता, चैलेंज भी नहीं कर सकते। वॉर कैबिनेट तब तक कंटिन्यू करती है जब तक कि युद्ध जारी है। अब बात है कि स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन जो हो रहे हैं, किसी भी डेमोक्रेसी में स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन की एक जगह होती है। हाँ, उसका सरकार पर कितना असर पड़ता है वो अलग बात है। जो मैच्योर डेमोक्रेसी होती हैं वहां पर स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशंस को कुछ तवज्जो दी जाती है। हाँ, जो डेमोक्रेसीज अभी तक इमेच्योर हैं, कमजोर हैं या डेमोक्रेसी का जामा पहने हैं, वहां पर लोगों के रास्ते में आने को तवज्जो नहीं दी जाती, इग्नोर कर दिया जाता है। इजराइल में जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, देखना ये पड़ेगा कि इसकी कितनी मेमोरी अब अगले 1 साल तक बाकी रहती है। देखिए, लिकुड पार्टी जो है, ये गौरतलब बात है कि नेतन्याहू 4थी या 5वीं बार
प्राइम मिनिस्टर बने और या प्रेसिडेंट बने हैं, हर बार छोटे छोटे समय के लिए बने हैं। तो लिकुद पार्टी जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या अब नेतन्याहू उनके लिए एक एसेट है या एक लायबिलिटी बन गए हैं। मतलब अगला जो इलेक्शन होगा, भले ही वो 1.5-2 साल के बाद हो, क्या वहां पर उस इलेक्शन के दौरान नेतन्याहू लिकुद पार्टी को वोट दिलवा पाएंगे या नेतन्याहू की वजह से लिकुद पार्टी के वोट कम हो जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिलहाल वॉर कैबिनेट ऑन है, ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं उनको भी वॉर कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाता है और नेतन्याहू जो है फिलहाल अपनी हिंदी में एक शब्द है दबंगई का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इग्नोर करना दिखाता है कि वो कम्युनिटी के मेंबर नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि आज अगर भारत के विरुद्ध एक प्रस्ताव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पास हो जाता है तो भारत तो हिल जाएगा, क्योंकि हम दुनिया की जो रूल बेस्ड वर्ल्ड है उसकी इज्जत करते हैं। जी। तो इजराइल में अब नेतन्याहू जो है वो रूल बेस्ड जो वर्ल्ड है, रूल बेस्ड मतलब क्या है, कोर्ट में जो वर्डिक्ट आते हैं उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। ये वो जिंदा है क्योंकि अमेरिका की ज्यूरिश लॉबी ने जो बाइडेन को जोर से पकड़ा हुआ है। जी, अब देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो फैसला लिया है, जो फरमान सुनाया है, उसको लेकर नेतन्याहू यहाँ सीरियस होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं और ज्यादा जो रुख है उनका और सख्त हो गया है हमलों को लेकर। डॉक्टर जेके बंसल जी, आप क्या कहेंगे, क्या जो क्रेडिबिलिटी है, जैसे कि अभी टीपी त्यागी जी भी कह रहे थे, वो कम हो गई है आईसीजे की, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है या क्या वजह इसके पीछे हो सकती है जो नेतन्याहू का ये रुख देखने को मिला है? इसमें तो कोई शक ही नहीं है, जो जितनी भी यूएन एजेंसी हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। और अभी जो इजराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर हैं यूएन में, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, भाषण में उन्होंने बोला कि आज तक